जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, भारतीय भूगोल के सत्र में हम नदी अपवाह तंत्र देख रहे हैं। इससे पहले हमने हिमालयी नदियों को पढ़ा, या हम जो है जिसको जानते हैं उत्तर भारत की नदियों के नाम से। आज जो है हम दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे, या उसे ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट में मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, तो उस प्रश्न का आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए आइए सकारात्मकता के साथ सत्र स्टार्ट करते हैं। प्रयास करने के बाद भी अगला व्यवहार प्रयास करना ही होता है। मेरे प्रिय साथियों, प्रयास एक ऐसा शब्द है जिसे हम कोशिश के नाम से जानते हैं उर्दू शब्दावली में। बिना प्रयास करे आप जो है कभी भी सफलता की ओर नहीं जा सकते। अगर किसी को लगता है कि वो व्यक्ति जो है जल्दी सफल हो गया है, तो सफल तो हो गया है, लेकिन क्या वो अपनी सफलता को कायम रख पाएगा? सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप किसी भी मुकाम में पहुंच जाएं, आपको उस स्थिति में भी अपने उस कार्य के प्रति समर्पित होना जरूरी है। मतलब कि आपको मेहनत करना अनिवार्य है, मतलब आपको प्रयास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रयास करते रहिए, आप सफलता की ओर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा भारतीय भूगोल का ये सेगमेंट चल रहा है, जिसमें हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति एवं विस्तार हो गया, भूगर्भिक संरचना बचा है, भौतिक विभाजन हो गया है, जलवायु हो गया है, मृदा पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, फिर वैसी आर्थिक भूगोल में कृषि, परिवहन, खनिज परियोजना, उद्योग, मानव भूगोल पढ़ना है, जनसंख्या, नगरीकरण और आपका जनजाति वितरण। तो ये प्रॉपर वे पे हम इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सत्र में बने रहें, आराम से अपनी चीजों को इनहांस करते जाएं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन मेरा काम है प्रयास करना और मैं प्रयास करता ही रहूंगा। एकदम आसान सा जो है आपका मतलब प्रश्न था कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बिहार का कोस? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का कोस। ठीक है, कोस बोल रहा हूं भाई, शोक है ना। तो आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन आंसर लास्ट वाले प्रश्न का दिया करिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और हिमालय जो है, यह उत्तर का जो भाग है, यह उत्तर भारत है, यह उत्तर का विशाल मैदान है, वो नवीन एवं बाद में बना हुआ जो है आपका भूस्थलाकृति है। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, बेसिकली उनको हम दो भाग में पढ़ सकते हैं। पहला भाग हम ये जान सकते हैं कि आपको पता है कि भारत के पूर्व में क्या है, भारत के दक्षिण पूर्व में भी कह सकते हैं, पूर्व भाग में जो है बे ऑफ बंगाल है, ऐसे ही हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, वैसे ही पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है, तो अरब सागर है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो अपना विसर्जन या जो अपना मुहाना या जो अपने जल को जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। क्लियर? और जो नदियां अरब सागर में या अरेबियन सी में अपने जल का विसर्जन करती है, अपना मुहाना बनाती है, उन नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनमें से प्रश्न कैसा पूछा जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि अरब सागर में गिरने वाली जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, और जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, तो इन दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। कि पूछेगा आपको, बताइए कि दामोदर नदी जो है वो कौन से क्षेत्र में गिरती है, या किस सागर में गिरती है? ठीक है, या किस आपका खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि जो आपका दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है, और मतलब कहा जा सकता है कि हुगली नदी के माध्यम से वो अपना जल गिराती है। कहाँ? तो अपना जल गिराती है आपका बे ऑफ बंगाल में।
तो ऐसे जो है चीजों को प्रश्न पूछता है। ठीक, उसके बाद क्या प्रश्न पूछेगा, उसके बाद प्रश्न पूछेगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, या आपसे उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम प्रश्न पूछ सकता है, या इनकी लंबाई के अनुसार, जैसे कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, या इसे ही जो है हमें जो है बूढ़ी गंगा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है वो आपका क्या कहा मैंने, इसकी लंबाई कितनी है ये प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए 1465 इसकी लंबाई है। उसी प्रकार जैसे हम जानते हैं महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर, वैसे ही आपका 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। तो उन नदियों से जो है आपका पूछेगा कि इनके लंबाई के अनुसार इनका क्रम जमा दे, समझे हो। या आपका ये पूछ देगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताइए, या दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम बताइए, कौन कौन सी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यहां से प्रश्न पूछता है। तो इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए, जैसे कि मैंने बताया कि दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं। पहला क्या है, अरब सागर जो कि हमारे पश्चिमी भाग में स्थित है, गिरने वाली नदियां, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। अब जो है बंगाल की खाड़ी में जो गिराने वाली मतलब आपका गिरने वाली नदियां हैं, अपना मुहाना बनाने वाली नदियां हैं, उनका क्रम हम इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी झारखंड के पास से। वैसे ही स्वर्ण रेखा नदी, तो दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, फिर उसके बाद है वैतरणीय नदी। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्राह्मणी नदी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा महानदी, फिर उसके बाद क्या है गोदावरी नदी, फिर उसके बाद कृष्णा नदी, फिर उसके बाद पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। वैसे ही अगर हम बात करें कि आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो आपका अमरकंटक से इस प्रकार से निकलेगी, कौन सी नदी, नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा। वैसे ही आपका कौन सा निकलेगा, इसके जो है नीचे में आपको दिखाई देगी, सतपुड़ा के नीचे तापी नदी या ताप्ती नदी। ठीक है, वैसे ही यहाँ लूनी दिखाई देगी, माही दिखाई देगी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर का इनका क्रम जो है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना विसर्जन करती है, अपने मुहाना बनाती है। ठीक है, इनकी अलग अलग विशेषता है। जैसे कि दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम स्थल हमें पता होना चाहिए, कहां से, तो छोटा नागपुर के पठार से ये मुख्य रूप से निकलेगी। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से, और भ्रंश घाटियों में बहते हुए जाएगी। मन में सवाल उठा होगा कि आखिरकार ये भ्रंश घाटी क्या है। मेरे प्रिय साथियों, पिछली कक्षाओं में जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि दो अभिसारी प्लेटें आप लिख सकते हो जब एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं। कैसे, मतलब कि कोई जमीन का दो भूभाग है, वो जुड़ा हुआ है, अब वो दोनों के विपरीत बल लगा रहे हैं, मतलब एक इधर खसक रहा है और एक इधर खसक रहा है। तो जब इधर इधर खसक जाओगे तो नीचे बीच वाला भाग क्या है, धस जाएगा, बीच वाला भाग धस जाएगा, और नीचे से जो ज्वालामुखी निक्षेपण होगा, हमारे धरती में ज्वालामुखी है, मतलब कि क्या है, तो आपका मैग्मा है, वो मैग्मा के प्रसार से क्या होगा, वो वाला भाग जो है कठोर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं और बीच वाला भाग क्या हो, बीच वाला भाग जो है वो धस जाए। ठीक है, और जब ये बीच वाला भाग धस जाएगा तो इसे ही क्या कहेंगे हम, इस भाग को हम भ्रंश कहेंगे, कि इसे ही भ्रंश हो गया। ठीक है, ये भ्रंश कहलाएगा। ठीक है, ये वलन इसका विपरीत होता है। वलन क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ा था हमने, तो दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के जो है क्या लगाएं, इर्द गिर्द या आमने सामने बल लगाए, जिसे हम संपीड़न बल कहते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे, ऐसे टकराएगा। ठीक है, जब ये ऐसे टकराएगा तो मेरे प्रिय साथियों क्या होगा, बीच वाला भाग फोल्ड हो जाएगा, इसे ही फोल्डिंग कहते हैं, या इसे भी जो क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो ये आपका भ्रंश समझ में आए।
ये भ्रंश जो है वो आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में कभी समय काल में हुआ रहा होगा, है ना। तो ये जो है भ्रंश द्रोणी में बहती है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये हुगली नदी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और जाके हुगली नदी में मिल गई। हुगली नदी इनडायरेक्टली जो है वो आपका दामोदर नदी का जल कहाँ गिरा देगा, तो आपका बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी नीचे में दिखाई दे रही होगी। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के समीप निकलती है, ठीक है, रांची के समीप निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होकर उड़ीसा के तट पर जाके जो है बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, अपना मुहाना बना देता है। मुहाना मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां से नदी क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। अगर हम बात करें झारखंड का प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो झारखंड का क्या, आपका जमशेदपुर, टाटानगर, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं वैतरणी नदी के पास। ये दिखाई दे रही है वैतरणी नदी, ये वैतरणी नदी दिखाई दे रही है। ये कहां से निकलेगी, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं आपको क्योंझर पठार, ठीक है। कहां पर है, तो उड़ीसा में है क्योंझर पठार, वहां से निकलेगी और आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी उड़ीसा के तट के पास, उत्तरी सरकार के तट के पास। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। पहली कौन सी होगी, तो पहली महानदी है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण कोयल नदी जो है ना, दक्षिण कोयल नदियों पर के तट पर कहा जा सकता है, ठीक है। ढेंकनाल जिले में राउरकेला के पास औद्योगिक शहर है जो कि आपका वहां से निकलती है ब्राह्मणी नदी। वैतरणी नदी बहुत प्रदूषित नदी है, ये भी जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है वैतरणी और ब्राह्मणी भी। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल मतलब आपके उद्योग हैं वो क्या कर देते हैं, जल में जो है सारी गंदगी को बहा देते हैं। उसकी वजह से ब्राह्मणी और वैतरणी नदी बहुत ज्यादा क्या हो गई है, आपका गंदी हो गई है। ऊंचाई में बहती है 600 मीटर ऊंचाई में, ठीक है। 799 किलोमीटर कुल लंबाई है। उड़ीसा में 541 किलोमीटर बहती है, ठीक है। चल आगे बढ़े, अब आ जाती है महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ से पढ़ दी है पूरा महानदी अफवाह तंत्र, उसको देख लेना, ठीक है। सिहावा पर्वत से निकलती है फरसिया नाम के स्थान से, ठीक है। और कई जगह पुस्तकों में महानदी डेल्टा बनाती है ऐसा जो है पड़ता है, लेकिन मैंने जो है करीब से देखा है कटक के पास से कि कुछ भाग में डेल्टा है महानदी के मुहाने में और कुछ भाग में जो है डेल्टा नहीं बनाती है। खैर, ठीक है। तो डेल्टा वाला आंसर पहले एक एग्जाम में ले चुका है, तो आप आंसर ले सकते हो महानदी के। एसएससी के एग्जाम में आंसर लिया था। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जैसे कि हमने चर्चा की। भारत की दूसरी सबसे आपका लंबी नदी। और एक प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी अगर नदी बेसिन की बात करेगा तो कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी बेसिन भी कौन सा है आपका, तो गोदावरी नदी। लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना है, 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है इसे। त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के पास से, ठीक है। अभी अभी हॉस्टल वार्डन में प्रश्न पूछा है इसका उद्गम स्थल, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिमिटेड पार्ट से जो है ये लगती है, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है, पूरे टूरी लोग का नाम है, ठीक है। प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। टूरा लोग मतलब लड़के लोग क्या करना मालूम है इसको, अपनी मतलब शादी हो गया हो तो वाइफ को, बाकी इधर उधर नहीं करना, ठीक है। किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना। प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा ऐसे बोलोगे ना तो खुश हो जाएगी, समझे। ऐसे मेरे मित्र ने बताया था, उसका शादी हो गया, ठीक है। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की चोटी से। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में, यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलती है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, त्रयंबक की पहाड़ी से गोदावरी। और कृष्णा नदी
कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत का या भारत का या बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, दोनों नदी का जो आपका मुहाने के पास। ठीक है, ये दोनों डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। और आपका डेल्टा क्या होता है, तो जहां नदियों की गति मंद हो जाती है और कई वितरिकाओं में बट के उस मुहाने पर पूर्ण रूप से मृदा का क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। मान के चलो ये आपका गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी इस प्रकार से बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी गोदावरी नदी का डेल्टा कोलेरू झील में स्थित है, सबसे बड़ा जो है आपका डेल्टा है। इसकी सहायक नदी, इसमें भी जो है पूरा आपका मंत्र पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। मूसी मत बोल देना किसी को, ठीक है, मौसी को मूसी बोल दिए, पता चला। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये वाली नदी जो है। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी खाया हो कि नहीं खाया? यहाँ पर जो है एक नदी आती है मूसी नदी, छोटी सी नदी, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसी के तट पे क्या है, तो हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कृष्णा नदी के बारे में, इतना पोर्शन तो पता ही होना चाहिए, पूरे एग्जाम से संबंधित है ना। उसके बाद है पेन्नार, पेन्नार, पेन्नार नदी भी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट नदी है। ये दोनों नदी के बीच में बहेगी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में। ये कृष्णा नदी दिखाई दे रही है और ये कावेरी नदी, ये यहाँ पर से है आपका पेन्नार नदी दिखाई दे रही है। ये कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। ये क्यों जरूरी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ये जो पेन्नार नदी है ना, ये भी प्रदूषित हो गई है। क्यों? क्योंकि ये कोलार नामक जो जगह है, यहाँ पर क्या मिलता है, सोना मिलता है। क्या मिलता है? सोना। और ये सोने के चक्कर में जो है उधर इतना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, तो कोलार पेन्नार नदी जो है वो आपका क्या है, प्रदूषित होते जा रही। अरे केजीएफ देखे होंगे, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, सबके सब सलाम रॉकी भाई, रॉकी भाई करते रहते हैं बच्चे लोग, आजकल क्या क्या सीख गए नहीं भगवान जाने। ठीक है, तो आपका याद रखना है, ये आपका कोलार नामक स्थान से निकलती है पेन्नार। और कैसे याद रखोगे इसको, प से होता है पैसा, कोलार में मिलता है सोना, तो सोना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पेन्नार नदी कोलार नामक स्थान से। फिर आ जाती है कावेरी नदी। ठीक है, अब ये घाट पर्वत जो है आपका ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम हजारों बार पूछ दिया होगा एग्जाम में कि कावेरी नदी का उद्गम बताइए। क्यों मालूम है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र में अपवादित रहती, कावेरी जल विवाद चल रहा है वहां। ठीक है, कब से चल रहा है? सदियों से चल रहा है। हमारे को दो, हमारे को दो, हमारे को दो। ठीक है, वैगई नदी, वैगई नदी मदुरई के पास से निकलती है। ठीक है, मदुरई के पास गुजरती है वैगई नदी। और जो है बेसिकली वैगई नदी याद रखना है कि वैगई नदी के तट पर मदुरई है, मदुरई धार्मिक स्थल है, जैसे कि आपका वाराणसी। ताम्रपर्णी नदी कार्डमम की पहाड़ी से निकलेगी। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी बताया था फिजिकल डिवीजन। देखो भाई, ये वाला क्लास उसको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा जो पहले पिछली की कक्षा देखा है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी बताया था, यहाँ पर पश्चिमी घाट में ऐसे आएगा अन्नामलाई, ये कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी से निकलेगी आपकी ताम्रपर्णी, और ताम्रपर्णी जो है वो आपका क्या है आपका, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। बहुत ही सुंदरतम एरिया है। मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी यहाँ स्थित है, इस क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में इसका सौंदर्य इतना प्रसिद्ध है कि लोग जो है स्पेशल यहाँ टूरिज्म के लिए जाते हैं। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी के तट पर कार्डमम पहाड़ी से निकलती है। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां देख सकते हो, कौन कौन सी नदी है? लूनी दिखाई दे रही है, लूनी, वो आपका निकलेगी राजस्थान से। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ठीक है, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ये जो है आपका माही नदी के बारे में तो पढ़ेंगे। माही नदी बेसिकली ये दिख रही है ना, कहाँ है माही नदी? ये माही नदी,
ये वाली नदी माही नदी है, और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, माही नदी। क्लियर? तो याद हो गया होगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इन सभी नदियों के बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। सिंपल है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर जानते हो, धार्मिक स्थल है, ख्वाजा गरीबनवाज जी का जो है आपका दरगाह है ना, वहां मजार है, जाते हैं सब हीरो हीरोइन लोग। तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ी से निकलती है। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से 320 किलोमीटर, और कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। दरअसल ये अंतरवाहिनी नदी है, लिखाया होगा अंतरवाही नदी है। अंतरवाही नदी इन द सेंस कि रेत है, कंसेप्ट समझना, रेत है। अब रेत में क्या हो रही है, नदी बह के पहुंच गई। तो रेत तो इतना महीन होता है कि बेसिकली वो आप पानी भी डालोगे उसके ऊपर तुरंत एब्जॉर्व कर लेता है ना। अब ज्यादा हो जाए, चिखला हो जाता है, सर ऐसा मत बोल देना, लेकिन क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो वैसे ही नदियों में, हर नदी में रेत मिलेगा आपको। तो वो रेत में जब राजस्थान के रेत में पहुंचती है, रेगिस्तान एरिया में, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, तो वहां से वो अंदर अंदर जो है बहने लग जाती है, और बेसिकली जो है उसका जल जो है अगर कहा जाता है, ऐसा समझ में आए तो कहाँ जाएगा, तो अरब सागर में जाएगा। अब घूम के बंगाल की खाड़ी में थोड़ी ना आके गिरेगा। ठीक है, चलो। तो ये क्या है आपका अंतरवाहिनी नदी है। और इसकी एक विशेषता है, इसको लूनी नदी को ना बोलते हैं रेगिस्तान की गंगा, लिखाया हुआ कहीं, ये लिखाया है। ठीक है, और यहाँ अंतरवाहिनी नदी के बारे में लिख दिया मैंने। ठीक, साबरमती नदी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उदयपुर अरावली श्रेणी से निकलेगा साबरमती नदी, और गुजरात के पास जाके कच्छ के रण के पास जो है आपका गिर जाएगा खंबात की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, सहायक नदी है वपाल वात्रक माजम से, गुजराती में बात कर रहा हूं ऐसे सोचना, वपाल वात्रक माजम से। माही नदी, माही नदी बताया हूं, ये माही नदी जा रही है। माही नदी जो है कहां से निकलेगी, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, और कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गई, ये कर्क रेखा गई। अब कर्क रेखा को 2 बार काट दिया ये। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी में माही बजाज परियोजना है, जो कि प्रश्न के रूप में देखने को मिलता है। जाखम सोम चाप अनस इसकी सहायक नदी। नर्मदा, अब यहां पर समझने वाली जरूरी बात है, मैं दामोदर नदी में बताया था कि भ्रंश घाटी क्या होता है, तो फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है, रिफ्ट वैली। लेकिन आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि ऐसी नदी बताओ जो, ये ऐसा शब्द देगा, ज्वार नद मुख बनाती है, या जिसके पास ज्वारनद मुख है, ये इसी को ही बोलते हैं हम एस्चुरी। क्या बोलते हैं, एस्चुरी। क्या होता है, मन में सवाल उठना चाहिए। ये नर्मदा, ताप्ती और माही, ये नदी ऐसी नदी है जो ज्वारनद मुख बनाती है। मैं आप लोगों को डेल्टा का कंसेप्ट बताया कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, किसी की नदी की गति जो है वो मंद हो जाती है, और बहुत सारी वितरिकाओं में ये बट के जो है क्या बना लेता है, वहां पर जल का निक्षेपण कर देता है। तो डेल्टा ऐसे दिखाई देगा, मैंग्रोव वन मिलेगा यहाँ। एक नदी के द्वारा बहुत सारी वितरिकाओं के माध्यम से जलोढ़ निक्षेप क्या कहलाएगा आपका, डेल्टा। लेकिन जस्ट इसका विपरीत होता है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है एस्चुरी। मेरे प्रिय साथियों, जो एस्चुरी होता है ना, वो बेसिकली मान के चलो ये नदी बह रही है, और ये जो है सागर है, खारे पानी का सागर। तो ये जो शीतल पेय जल वाला जो नदी है, ये जाकर किस में गिर गया, ये गिर गया किसमें, नदी में। तो ये दोनों के जो मिलाव जोड़ है, वो सीधा जाकर नदी कहाँ मिल जा रही है, सीधा नदी कहाँ जाके चले जा रही है, खारे पानी में। तो ये जो दोनों का मिलाप क्षेत्र है, उसे ही हम एस्चुरी कहते हैं। समझ रहे हो, कोई ऐसे डिजाइन विजाइन नहीं बनाता है, वो जाके सीधा किसमें, तो अरब सागर में जाके अपना जल को गिरा देगा। तो खारे पानी का और नदी के पानी के संगम का क्षेत्र एस्चुरी कहलाता है। और ये मत्स्य पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, पूरा मछुआरे लोग यहाँ पर सर्करीक है,
ऐसे एस्चुरी बनता है और वहां पर जाओगे तो मछुआरे कभी पाकिस्तान वाले पकड़ा जाते हैं, तो पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान वाले लोग पकड़ा जाते हैं। मछुआरे लोग का क्या गलती थी, आपको कमाने खाने के लिए गया कि कौन सा बॉर्डर कहाँ है करके पकड़ा जाते हैं बेचारे लोग। तो आपका एस्चुरी इसे कहा जाता है, मछली पालने के लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण। तवा, बंजर, शेर, ओरसंग, सहायक नदी, धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब पढ़ेंगे सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है एस्चुरी बनाते हुए। क्या बनाती है? एस्चुरी, ज्वार नद मुख। ठीक है। तापी नदी सेम वैसे ही, कहां से? बैतूल के पठार से, मध्य प्रदेश से निकलेगा और जाके गिर जाएगा खंबात के खाड़ी में। ठीक है। भ्रंश घाटी में बहेगी तापी नदी भी। ठीक। उसके बाद गुजरात में अगर देखें तो गोवा में मांडवी नदी, जुआरी नदी जो है बहती है, आपका बे अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक में शरावती और गंगावेली नदी गिरती है। केरल में भरतपुजा, पेरियार नदी, पंबा नदी, ये जो है मुख्य रूप से कहा जाती है तो आपका मतलब अरब सागर में। ठीक है। भारत में प्रवाहित होने वाले 6 सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, लेकिन 1100 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है मात्र। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, महज 1000 किलोमीटर जैसे जो है वो भारत में प्रवाहित होता है। उस 1000 किलोमीटर बोलता हूँ भाई, 2880 में से 2400 कुछ है, याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 2525 किलोमीटर गंगा नदी, सतलज जो है वो 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और 1385 किलोमीटर यमुना है। ठीक है। और आप नर्मदा का भी याद रख सकते हो, 13 याद करते हैं उसको, 13-12 याद कर लो। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। चलो प्रश्न करते हैं, है ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो कौन सा है बताया? गोदावरी नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? बताया 1465 किलोमीटर। कौन सी? तो गोदावरी नदी। गोदावरी की नदी के बाद कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद कावेरी। ठीक है। नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। पहले तो काउंट कर लेते हैं। गोदावरी कितना है? 1465 किलोमीटर। महानदी कितना है? 858 किलोमीटर। नर्मदा कितना है? 1312। ठीक है। ताप्ती कितना है? 750 के आसपास है ना। तो ये हो गया। तो सब कौन हो जाएगा? किसमें जमाना है? अवरोही क्रम, मतलब कि आपका घटते क्रम में, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। बी ऑप्शन सही होगा बेटा। ठीक है, दिख रहा है सीधा सीधा, क्लियर। महानदी फिर उसका ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। सही तो है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं है या एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी नहीं बनाती? नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सोन तथा नर्मदा निकलती है कहां से? तो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती। क्लियर। चलो आगे बढ़े। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से कौन सी? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाम। कबाम जो है वो कर्नाटक और केरल में बहती है ना, ये पता होना चाहिए। ताप्ती निकलती है कहां से? पश्चिमी घाट से। गोदावरी निकलती है, कावेरी नहीं निकलती। ताप्ती नहीं निकलती ना भाई, ताप्ती तो विंध्य पर्वत से निकलती है ना। ठीक है, यहाँ से फोकस और हो जाता है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कावेरी निकलती है कर्नाटक और तमिलनाडु। बी ऑप्शन होगा। तो कर्नाटक जो है याद रखना, पुडुचेरी में भी बहती है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी याद रख सकते हो। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? बताओ, कई बार बता चुका हूं। सतपुड़ा के घने जंगल और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। ठीक है, ऐसे हम नक्शा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर जो है शॉर्टकट अपना रहे हैं क्या। यहाँ से जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, यहाँ से मैकल श्रेणी से निकलेगी कौन सी? नर्मदा नदी, और जाके गिर जाएगी खंबात की खाड़ी से आपका अरब सागर में एस्चुरी बनाते हुए। ठीक है, कौन सी नदी रिफ्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? चलो देखें कौन कौन सी नदी है। नर्मदा,
पहला ऑप्शन सही हो क्या? ब्रह्म द्रोणी, ब्रह्मपुत्र है नहीं, कृष्णा है नहीं, गंगा है नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो, निम्नलिखित भ्रंश घाटी से हो गया क्या प्रश्न? ऑप्शन कैसे गलत? अरे फिर से देखो देखो देखो, प्रश्न को 2 बार पूछ दिया है, लेकिन इस बार इसमें तापी नदी दिया है और उसमें दिया क्या था? नर्मदा नदी दिया था। तो भ्रंश द्रोणियों से तापी नदी भी बहती है, तो टेंशन नहीं लेना है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो आपका किसके किसके बीच में है? तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य में, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं होगा, तमिलनाडु केरल के मध्य में, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक होगा बेटा ऑप्शन, है ना। आंध्र प्रदेश भी है इसमें कावेरी जल विवाद में। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है? बताओ। कावेरी ब्रह्मगिरी लिखाया होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। अभी हॉस्टल वार्डन में पूछा था ना प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? मैं बताना भूल गया था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1948 में इसमें बहुत बाढ़ आता था, 1948 के पहले में। तो इसमें जो है स्टार्ट किया क्या? DVC, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसीलिए बनाया गया है कि इस नदी पर बहुत बाढ़ आता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्वेश्चन वाला मार्क नहीं डाला है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ हमारा सत्र जो है वो कंप्लीट होता है। अपनी कंसिस्टेंसी ऐसी बनाए रखें और क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।